जनरेट करके देता है। ओके अगला सवाल जो है वो है मनीष मेहता का। वो पूछते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में। टाटा इन्वेस्टमेंट पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? मैडम आप इरिटेट नहीं होती इतना लंबा मैं जवाब देता हूँ तो? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है बिकॉज आई एनालाइज इट। आई डोंट नो, जो व्यूअर्स है वो आपके इतने फैन हैं तो उनको भी बुरा नहीं लगता, सिर्फ आप ही को बुरा लगता है शायद। नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मैं तो तुरंत चिल्ला पिल्ला के खाली हो जाता हूँ। चलो गुड। आप टाटा अच्छे से इन्वेस्टमेंट समझाते हैं, 104 रुपए का। आप अच्छे से समझाते हैं, इसीलिए लोग जो है आपको फॉलो करते हैं। धन्यवाद। टाटा इन्वेस्टमेंट 804 का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद लगभग टारगेट भी कंप्लीट कर लिया और अब कंसोलिडेशन में टाटा इन्वेस्टमेंट में नया मूव तब तक शायद नहीं आए, आई कैन बी रॉन्ग, बट शायद तब तक ना आए जब तक टाटा का कोई नया आईपीओ ना आए, कोई नई वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कंपनी में तभी मूव आती है जब वैल्यू अनलॉकिंग आती है। एक मैंने आपको इसके अगेंस्ट प्रॉक्सी जो सजेस्ट की थी, नालवा सन्स NSIL, वो रिलेटिवली ज्यादा सस्ता है, डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट मोस्ट लाइकली अगर कोई नई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं आती तो फेयर प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। नालवा सन्स में जरूर डिस्काउंटेड प्राइस पे है, तो ये स्टॉक आपको 9,850 तक आते हुए दिख सकता है। वॉल्यूम कम है, 20,000 का एवरेज वॉल्यूम है, इसलिए हम अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखे हैं, बट चूंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी इधर उधर देखते रहते हैं तो ये स्टॉक हमको सस्ता समझ में आता है। ओके प्रिया का सवाल है, वो उसका सवाल है टाटा स्टील पे 158 की बाय है, शुड आई सेल और होल्ड? उनका सवाल रिलायंस पे भी है, अब मैं क्या करूं? और रिलायंस पे काफी अच्छे मूव के बाद आपकी क्या रणनीति है अब? और देखिए टाटा स्टील तो धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई पे आ ही गया है। डिविडेंड एडजस्टेड ऑल टाइम हाई था 176.83, आज का हाई बना है, आज नया फ्रेश ऑल टाइम हाई बना है। डिविडेंड एडजस्ट अगर कर लेंगे तो फ्रेश ऑल टाइम हाई बन गया है, 224 240 तक निकल जाएगा। मेरे को एक ही प्रॉब्लम है, टाटा सन्स का झगड़ा अगर ये गहराया तो टाटा के बाकी स्टॉक्स पे भी काफी दिक्कत आएगी, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं। मैंने ब्रेकआउट नहीं प्ले किया है, बट अगर आपने किया तो 224 240 तक के लिए वेट करना चाहिए, धीरे धीरे करके आ जाएगा। एक जो झगड़ा था वो सॉल्व हुआ है, दूसरा भी अभी कभी होना था, 28 तारीख शायद उसकी लास्ट डेट है। अगर वो आराम से रिजॉल्व हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिजनेस एज यूजुअल 224 240 निकल जाएगा। रिलायंस जरूर फॉलो थ्रू मूव दे रहा है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है 1483 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा ऑल टाइम हाई के लिए। दैट बीइंग सेड मैं शायद इसको नहीं प्ले करूंगा, मेरे हिसाब से अभी टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है अभी, और इसमें 3-4 महीने का समय लगना चाहिए। उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन पूरा करके 2,000 रुपए की रैली स्टार्ट करेगा। मेरे को नहीं लग रहा अगले एटलीस्ट 3 महीने तो मेरे को चलते हुए नहीं दिख रहा है। 1483 अगर निकलता है, केवल टेक्निकल कमेंट्री दूं, 1483 निकला तो 1597 का ऑल टाइम हाई टारगेट बन जाएगा, बट मैं नहीं प्ले कर रहा हूं उसको। ओके मोहम्मद अरशद का सवाल है, वो पूछते हैं केपी एनर्जी के बारे में। केपी एनर्जी उन्होंने खरीदा है 420 में, 1 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांग रहे हैं। देखिए केपी एनर्जी हमने अपने दिवाली पिक में 3 साल के लिए होल्ड करने की सलाह दी है। 2x to 3x आराम से हो सकता है स्टॉक, और लेते समय उस समय भी बताया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दूर रहें, बहुत जल्दी अभी कोई मूव आती हुई दिख नहीं रही है। 430 435 निकलता है तो फिर एक बढ़िया मूव 489 तक की बनेगी, तो ट्रेडर्स के लिए 435 निकलना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही मोमेंटम बनेगा। ओके जाकिर हुसैन का सवाल है, उनका सवाल है NIIT लिमिटेड पे। वो आपसे पूछ रहे हैं कि NIIT लिमिटेड पे आप क्या सजेस्ट करेंगे इन लेवल्स पे? ठीक है, NIIT लिमिटेड मेरे को याद है कि जब से 124 रुपए टूटा है मैं एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ 90 रुपए के टारगेट के साथ। बहुत धीरे गिरा है, मगर आप इसको 6 मंथ्स या मैक्स 6 मंथ्स या 1 ईयर कर देंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 123 टूटने के बाद से क्लियरली डाउन ट्रेंड में 90 रुपए आते हुए दिख रहा है। ओके अगला सवाल है केशव जी का, वो पूछते हैं जायसवाल नेको के बारे में। उनके पास 500 शेयर है, 70 रुपए के भाव पे लिए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? जायसवाल नेको ये एक बहुत बेहतरीन टर्न अराउंड कंपनी थी। ये हम लोगों ने बहुत पहले एक बार 2020-21 में लगभग 7-8 रुपए में लेके लॉस में बेचा था, और उसके बाद से 10 गुना हो गया है। अभी भी स्टॉक में
कोई भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी नहीं है। लास्ट वीक का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बहुत बेहतरीन है, तो उसी का लो 69.56 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए और स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए आप बहुत देर कर चुके हैं, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। एग्जिस्टिंग होल्डर्स एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाना है तो 73, सेफर स्टॉप लॉस लगाना है तो 69। दोनों क्लोजिंग बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि स्टॉक का मार्केट कैप 7,600 करोड़ है, यानी 40,000 करोड़ से क्लियरली नीचे है, तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगेगा। ओके अगला सवाल जो है वो रौनक का, वो पूछते हैं एसडीबीएल के बारे में। एसडीबीएल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या 6 महीने के लिए, और पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, लिकर काउंटर्स में मोमेंटम आ रहा है, लेकिन एसडीबीएल में अभी फिलहाल कंसोलिडेशन है। हो सकता है स्टॉक पहले आपको 116 रुपए दे, एंट्री का मौका दे, उसके बाद चले, क्योंकि अभी सर पे 10-20 वीक मूविंग एवरेज है। दूसरा 137 का जो लिक्विडेशन पॉइंट था उसके भी नीचे है। अगर लॉन्ग साइड प्ले करना है एसडीबीएल में तो 137.70 निकलने का वेट कीजिएगा, उसके बाद प्ले कीजिएगा। और 153 का बड़ा ब्रेकआउट है, जब तक 137.70 नहीं निकलता है नीचे में 115-116 रुपए आ सकता है। अगला सवाल जो है वो वर्षा गुप्ता का, वो पूछती हैं जैन इरिगेशन के बारे में। उनके पास 58 की बाई प्राइस पे जैन इरिगेशन के स्टॉक पड़े हुए हैं, आप बहुत लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? एग्जिट कर लेना चाहिए। जैन इरिगेशन में वीकली चार्ट पे बड़ी कैंडल का कंसोलिडेशन 3 हफ्ते इनसाइड बार था, उसके नीचे ब्रेकडाउन है। री एंट्री ऑलवेज इजी टू री एंटर। 52 के ऊपर री एंटर कर लीजिएगा, तब मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि अगर 52 नहीं निकला तो ये स्टॉक आपको 45 रुपीज तक नीचे दिखा सकता है। एग्जिट करके री एंटर करना हमेशा आसान है। लूजिंग पोजीशन को होल्ड करे रहेंगे तो शायद 6-8 महीना ये अपना टारगेट नीचे लिक्विडिटी लेवल ही कंप्लीट करने में निकाल दे। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर बना तो चलेगा, नहीं बना तो नहीं चलेगा। इतने अगर मगर में सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी या सबसे अच्छा डिसीजन ये होता है एग्जिट, 52 का अलर्ट लगा लेना, 52 निकले तो लॉन्ग कर लेना। कोफोर्ज के स्टॉक को देखिएगा अंशुल, आज काफी अच्छी तेजी है, 4% का इजाफा अभी भी देखने को मिल रहा है और 1831 के आसपास का लेवल है। इन्फोसिस में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और कोफोर्ज ऑन चार्ट्स क्या लगता है, दम है यहाँ से? और देखिए, कोफोर्ज में वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बन रहा है 1838 1840 के ऊपर, हालांकि अभी उसके नीचे है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 1760 रुपए करीब का, 1760 करीब का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिलहाल ये स्टॉक वीकली चार्ट पे 45-46 हफ्ते से बेस बिल्ड कर रहा है, जिसकी नेकलाइन 2000 पे है। तो धीरे धीरे करके 2000 जाएगा, फिर ब्रेकआउट लेगा तो बड़े अपसाइड बनेंगे। बट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, या तो आज का लो आपका स्टॉप लॉस होगा या 1760 का लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर एम असलम जी का, वो पूछते हैं सागर सीमेंट के बारे में। सागर सीमेंट एंड नेटवर्क 18 पर अंशुल सर की क्या राय है, होल्ड करें या लॉस बुक करके निकल जाएं? देखिए, सागर सीमेंट में पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है। अभी नेकलाइन के पास गया था 303, वहां से लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ तो 225 तक आना था, जो ऑलमोस्ट स्वीप करके वापस ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। तो सागर सीमेंट में प्रोबेबली मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते का और समय दूंगा। अगर ये लेवल स्वीप होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी आई है, 224.20 मेजर सपोर्ट है। ये लेवल अगर स्वीप करता है तो वापस ये 303 305 तक जाएगा और बड़ा ब्रेकआउट 305 के ऊपर है। उसके बाद ये करीब करीब 500 रुपए तक जा सकता है। तो बिल्कुल बेस के लोअर एंड पे यहाँ पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 भी अपने बेस के लोअर एंड पे है, 49 के आसपास। हालांकि 4 दिन से उसके नीचे क्लोज कर रहा है, तो मैं वीकली चार्ट पे भी उसके नीचे क्लोजिंग आई है। 1 से 2 हफ्ते का समय दीजिए। अगर 49.2 रिक्लेम नहीं हुआ तो एक बार लॉस बुक कर लीजिएगा। री एंटर 49.2 के वीकली क्लोज, जब वीकली क्लोज उसके ऊपर दे तब री एंटर कर लीजिए। प्रदीप कुमार का अगला सवाल है, वो पूछते हैं सीईएससी के बारे में। सीईएससी है उनके पास, 179 के आसपास का भाव है, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए प्लीज सर। सीएससी में कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट लास्ट वीक बना था। आज नीचे आपको इसलिए दिख रहा है सीएससी क्योंकि 6 रुपए का डिविडेंड आया है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट देखिए तो आपको क्लियर समझ में आता है। डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट अब ट्रेडिंग व्यू में कल आएगा,
बट फिलहाल के लिए जो ब्रेकआउट पॉइंट था 183 वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो रहा है, 182 183 की जोन। तो जब तक ये प्रोटेक्टेड है मोस्ट लाइकली ये कॉन्टिनेंटल पैटर्न सस्टेन होगा। एग्जैक्ट लेवल कल डिविडेंड एडजस्ट होकर जब चार्ट आएगा तो आ जाएगा, बट जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है मोस्ट लाइकली ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाएगा। एक बार इसको आप इसको कर दीजिए 1 ईयर का चार्ट, जो 1 डे का लगा है इसको 1 ईयर कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा ये पूरा कप बना है, ये राइट साइड हैंडल बना है, हैंडल के हाई के आसपास ही वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें डिविडेंड आने की वजह से ये 6 रुपए की आपको डाउन मूव दिख रही है। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन तो कर ही रहा है, मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट होगा, स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा। परफेक्ट कप हैंडल पैटर्न है, थोड़ा सा समय देना चाहिए। ओके, अगला सवाल है भारती देवी का। वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपको हेलो बोल रही हैं और बोल रही हैं, कैन आई बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस एंड द फेडरल बैंक एट करंट लेवल्स? और देखिए फेडरल बैंक में मोमेंटम है, तो मोमेंटम प्ले है, 270 रुपए तक ले जाएगा तो ले सकते हैं। और HDFC लाइफ ये वीकली चार्ट का ट्रेड है, ऑलरेडी 219 हफ्ते का पहले बेस बनाया, ब्रेकआउट के बाद से रीटेस्ट में ही इतना धीरे रीटेस्ट किया है कि 24 हफ्ते रीटेस्ट में ही लगा दिया, मतलब 6 महीना तो रीटेस्ट ही में लग गया है इस स्टॉक को। लगभग मई में ब्रेकआउट आया था, अक्टूबर 4-5 महीना लग चुका है। तो वीकली चार्ट का प्ले है, धीरे धीरे करके चलेगा। LTF भी हमने ऐसे ही सोचा था वीकली चार्ट का प्ले धीरे धीरे चलेगा, लेकिन वो वर्टिकली चल गया, बट हर स्टॉक वर्टिकली नहीं चलता है, तो ये धीरे धीरे करके चलेगा। अगले अगर आप 80 से 100 हफ्ते का समय दे सकते हैं तो 1200 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है। ओके, अमन खान का सवाल है, वो पूछते हैं अतुल ऑटो के बारे में। अतुल ऑटो एंड ग्रीव्स कॉटन 3 साल का टारगेट क्या हो सकता है, प्लीज बता दीजिएगा। अतुल ऑटो तो कोई बड़ा इन्वेस्टर भी लेके बैठे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। अतुल ऑटो में सितंबर में अच्छी 3 इंस्टीट्यूशन कैंडल्स थी, जिसमें 18,074% वॉल्यूम राइज था, 10.7 मिलियन। अगले दिन भी लगभग 15-17,000% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद 7.1 मिलियन का वॉल्यूम था, 1341%। उसके बाद से स्टॉक साइडवेज है, प्रोबेबली ये साइडवेज रेंज कुछ और समय कंटिन्यू रह सकती है। आप है अगर तो आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आप 2 अलर्ट लगाइए। पहला अलर्ट आपका आता है 530 पे, दूसरा अलर्ट आता है 554 पे। फिलहाल के लिए 530 का अलर्ट लगा के रखिए, 530 क्रॉस करे तो स्टॉक को आराम से बाई करके छोड़ दीजिएगा। 720 रुपए पहला टारगेट बनेगा, बट फ्रेश बाई 530 के ऊपर ही करना है। ये लेवल हो सकता है डाउन साइड में रिवाइज हो सकता है इसी पे ब्रेकआउट दे दे। ये भी हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन 8-10 हफ्ता और समय खींच ले। तो चार्ट पर पैटर्न बिल्ड हो रहा है, आप इसको कर दीजिए 6 मंथ्स, तो आपको या 1 ईयर कर दीजिए तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। हाँ, 6 मंथ्स में ये जो राइट साइड में ये बड़ी मूव आई है, इसके बाद से ये फ्लैगिश कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट 530 के ऊपर है। तो डेवलपमेंट में और 8 हफ्ते निकाल दे तो ज्यादा बेहतर होगा स्टॉक। यहीं से अगर ब्रेकआउट दे तो शायद मैं 100 क्वांटिटी खरीदूं। 8 हफ्ते ब्रेकआउट मतलब और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे तो मैं शायद 3x क्वांटिटी कर लूं, क्योंकि जितना बिगर द बेस बिगर द मूव। तो बेस अगर और 8-10 हफ्ते बड़ा बन जाए तो मूव और बड़ी हो सकती है। ओके, और ग्रीव्स कॉटन? ग्रीव्स कॉटन में भी सिमिलर चीज है। ग्रीव्स कॉटन में अभी हमने जेन इरिगेशन डिस्कस किया था, उसी टाइप का पैटर्न है। वीकली पे एक बड़ी कैंडल बनी थी 1 सितंबर को, बहुत सारे चार्ट में वीकली पे 1 सितंबर को बड़ी कैंडल बनी है, और बहुत सारे चार्ट में सिमिलर चीज है, इनसाइड बार्स बन रही हैं। इसमें भी 3, 6, 8वां हफ्ता है जहां पे इनसाइड बार है। बड़ी कैंडल की रेंज है 198 नीचे में, 234.8 ऊपर में। जब भी ये स्टॉक 235 के ऊपर क्लोज करेगा इसमें बड़ी अपसाइड बनेगी, या फिर 198 का लो स्वीप करे तो बड़ी अपसाइड बनेगी। ये आउट ऑफ ब्लू समवेयर एक मूव आ गई है जो कि अनप्रिडिक्टेबल थी, तो या तो नीचे 198 तोड़ के जब स्वीप करे तो बाई बनेगा, या 235 के ऊपर ब्रेकआउट दे तो बाई बनेगा। रविंद्र सिंह जी का सवाल है, TVS मोटर्स पे बाय कर सकते हैं? मैडम
मैडम एक स्टॉक आपके चैनल पे बार बार मैंने बताया था, शैले Yes. इंजीनियरिंग, Yes. SHAILY। Yes. इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कि टारगेट आ रहा है? इसमें रिस्क फ्री हो गए हमारे क्लाइंट्स, अभी अभी अलर्ट आया है तो इसमें रिस्क फ्री हो गए। एक और फिलाटेक्स भी बता के गया था, उसमें भी रिस्क फ्री हो गए हैं हम लोग। फिलाटेक्स लास्ट वीक में एक आध दिन किसी दिन बता के गया था, जी। बता देता हूँ। जी। फिलाटेक्स से बताया था कब? थर्सडे को बताया था। तो इन दो स्टॉक में हम रिस्क फ्री हो गए। दूसरा इनका टीवीएस Great. मोटर पे सवाल था, फिर वही जवाब होगा कि मूव मिल सकती है बट मैं प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास वीकली चार्ट पे घूम रहा है। डिसाइसिवली जब ऑल टाइम हाई तोड़ ले तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि पूरा सेक्टर ऊपर चलने के लिए तैयार हो रहा है। कोई नए स्टॉक्स जो आपने ऐड किए हो अपने लिस्ट में अंशुल? आज तो सुबह सब आज आके खत्म भी हो गए। सुबह से एंजल वन बाई दिया था 2525 में, HBL इंजीनियरिंग 940 में, अभी HBL इंजीनियरिंग 990 करीब हो गया है, 940 से 990। जयकॉर्प एक देख सकते हैं सुबह, अगेन फिर जयकॉर्प तुरंत नहीं लेना है, एक बार जयकॉर्प आप लगा लीजिए। जयकॉर्प 161 में सुबह बाई दिया था, हाई बना है 170 रुपए 60 पैसे, तो हम रिस्क फ्री भी हो चुके हैं और टारगेट के आसपास भी है। नेक्स्ट मूव इसमें तब स्टार्ट होगी जब 170 के ऊपर जाएगा। 170 निकलने के बाद फ्रेश बाई करना है। 170 निकलने के बाद फ्रेश बाई करते हैं तो आपको टारगेट 199 200 रुपए का पकड़ लीजिए, वो मिलेगा। प्रीएम्प्टिव जो 10 रुपए की मूव थी वो हम प्ले कर चुके हैं। अब नेक्स्ट प्ले हम 170 के ऊपर करेंगे। दूसरा स्टॉक नोवामा, ये क्लाइंट के बाद 7250 से लॉन्ग हो सकता है 8-10 दिन पहले से। आज जाके वापस से फाइनली ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है 3 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद। डेली चार्ट पे लगभग 2 से 3 फेल्ड अटेम्प्ट के बाद नोवामा कितने फील्ड अटेम्प्ट किया है? पहला फील्ड अटेम्प्ट इसने मारा है, 2 फील्ड अटेम्प्ट थे। थर्सडे भी फील्ड अटेम्प्ट मारा, फ्राइडे भी फील्ड अटेम्प्ट मारा, आज तीसरी बार मिला के 10 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक मारा है 7314 के ऊपर, डिसाइसिवली सस्टेन कर रहा है। तो ये स्टॉक में आपको पहला टारगेट मिल सकता है 7895 का। तो ये हमारे क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है 72 कितने का लिया था? 7214 से लॉन्ग हो सकता है। ओके अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत सारे सवाल जो है वो रहे हैं, लेकिन आपसे फिर मुलाकात इस हफ्ते में होगी, तो जितने भी सवाल है बचे, क्योंकि सब लिखते हैं वी आर अंशुल सर्स बिग फैन, तो आपको एक फैन लिस्ट ही बनानी पड़ेगी अंशुल अब। मैडम मैं अपना फैन उसी को मानता हूँ। देखिए बहुत क्लियर और स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगेगा। मैं अपना फैन उसी को, ऐसे तो मैं फैन कल्चर में बिलीव ही नहीं करता। मैं अपना फैन अगर होते भी कोई है तो मैं उन्हीं को मानता हूँ जिनने विलियम ओनील की बुक कम से कम 3 बार पढ़ी हो, क्योंकि फैन होने से पैसा नहीं बनता है, नॉलेज गेन करने से पैसा बनता है। और यहाँ पे हम फैन बेस अगर बिल्ड करना होता है तो बॉलीवुड का काम कर रहे होते हैं। यहाँ हम एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्म ट्रेडर्स की, कि जो सेबी का